Okay, so let's start about the रिवीजन टॉपिक्स, है ना। और प्रीवियस लेक्चर में जो रिवीजन हम कर रहे थे वो एल्गोरिथम के बारे में आपको बता रहे थे कि व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाँ जी, मिस्टर हरिओम कुमार, यू आर स्माइलिंग समथिंग। नो सर। हाँ, तो हंसी आया अचानक, कोई कुछ पूछना है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि इम्पोर्टेंस आपको समझाया जा रहा था कि एल्गोरिथम का बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। कैमरा आप लोग, मतलब कैमरा में क्या शर्म आती है क्या आप लोगों को? कम से कम ऐसे दिनों में तो आप लोग ऑन कर लिया करें जहां पर रिवीजन करना है फेस टू फेस, ठीक है। अभी भी विष्णु, अनीश, रोहित, अमीश, प्रिया, ये लोग भी अभी तक ऑन नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको शुरू से रिवीजन चल रहा है, ठीक है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप भी करेंगे। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ आपको, उसको बीच में मान लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है और बीच में आपको रोकना है, तो आप इंटरप्ट करके बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सारे चीज समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते जाइए। और अगर उससे रिगार्डिंग कोई और दिमाग में क्वेश्चन है तो वो भी कर लीजिएगा, ओके सर। ठीक है। ओके। तो जैसे एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस बता रहे थे और एल्गोरिथम के बारे में बताए थे कि एक लॉजिकल और मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें हम सूडो कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है, लॉजिक को हम राइट करते हैं या लॉजिक के स्टेप्स को हम राइट करते हैं। क्लियर? ठीक है। ओके। यस सर। लॉजिक लॉजिक के स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं। क्लियर? ओके। और किसी भी काम के लिए तो जो फर्स्ट जो थॉट्स आता है वो तो हमारे दिमाग में ही आता है। काम चाहे पुराना हो, काम चाहे नया हो, ठीक है, उसका थॉट्स तो मेरे माइंड में ही आएगा, ठीक है। और माइंड में थॉट्स हमेशा रहे, जो आया वो हमेशा रहे, ऐसा भी होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास काम आता जाएगा, काम मिलता जाएगा, ठीक है, चाहे वो काम नया हो या पुराना हो, थॉट्स तो मेरे माइंड में आएंगे, ठीक है। तो हमें तो उस थॉट्स को कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत है, ओके, जो मेरे माइंड में आया है उसी थॉट्स को, उसी लॉजिक को लिखने का तरीका हमारा क्या है? एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम सर। ठीक है। अब लिखने के बाद हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हम लिखे हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में क्या वो काम हो जाएगा उन स्टेप्स को फॉलो करने से। अगर हमें रियलाइज हो रहा है कि उन स्टेप्स को फॉलो करने से काम हो जाएगा, ठीक है, तो इट्स ओके। अगर हमें दिक्कत है तो हम अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से उस एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि नहीं, इस एल्गोरिथम में कहीं कुछ कमी है, ठीक है, तो वो हमें गाइड करेंगे कि भैया ये जो आप लाइन स्टेप्स जो ले रहे हो इसको ऐसे तुम्हें चेंज करना होगा। आप ही रियलाइज करते हैं कि हाँ, ऐसे चेंज करने से, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम लिखने से फायदा ये होता है कि जो लॉजिक है, ठीक है, वो लॉजिक जो आपके दिमाग में आया है वो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर परफेक्ट नहीं है तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, आप दोबारा उस पर सोचते हैं, दोबारा आप विचार करते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप अपने सीनियर्स को दिखाते हैं, जिसके बाद वो एल्गोरिथम क्या हो जाता है? 100% ओके हो जाता है। क्लियर? ठीक है, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का हमारे कंप्यूटर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट तो बिल्कुल है, इनडायरेक्ट तो बिल्कुल है, सर एक्सक्यूज मी। ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि लॉजिक मेरे माइंड में आ गया है और वो सही है, ठीक है, तो जाहिर बात है कि जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे उसी लॉजिक के साथ,
तो प्रोग्राम भी क्या होगा, रन होगा सर, सही हो। एग्जीक्यूट होगा। नहीं, मैं जो यस बता सर। रहा हूँ वो समझ में आ रही बात। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए कि एक छोटा मकान मुझे बनाने आ गया, मैंने एक छोटा मकान बनाया, तो इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैं जब बड़ा मकान भी बनाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यस सर। क्लियर, ठीक है। तो वही होप यहाँ पे भी है कि अगर हमने अपने सोच को ही सही कर लिया है, तो जाहिर बात है कि किसी भी लैंग्वेज में जाके जब हम उस सोच के अकॉर्डिंगली हम जब इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे, तो वो लैंग्वेज भी क्या होगा, सही सही होगा। हो। ठीक है, ओके। तो एल्गोरिथम हमारा पहला स्टेप्स है, यानी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम लिखने में जिस कोड का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, सूडो कोड। सूडो कोड। ओके। और एल्गोरिथम जो है वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है, लॉजिक के स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, यस सर। यस ओके सर। ओके। सर ठीक, सुहानी वेटिंग में है। कौन है जी 59, अनीश? सर सुहानी वेटिंग में है। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिए। कैमरा ऑन कर लीजिए ना। सर लाइट नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरा में अंधेरा वाला कैमरा ही ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन करके रहिए। हाँ। और बेझिझक सवाल जवाब क्वेश्चन कीजिए, क्वेरी कीजिए, बातचीत कीजिए पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है। जितना भी आंसर मेरे पास होगा वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो क्यूएसी की बात हो रही है, आप चाहें तो कुछ इधर उधर की भी बातें कंप्यूटर से रिलेटेड कर सकते हैं, जितना मेरे पास अनुभव नॉलेज होगा वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल हमको करनी पढ़ाई ही है। कैमरा हमेशा बंद रखते हैं, मत रखिए, कभी कभी ऑन भी रखा कीजिए, अच्छी अच्छा है ना। ओके। तो पहला मेरा काम जो था वो एक तरह से एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है वो एक तरह से फिल्म के कहानी लिखने जैसा है, जो कि हमने लिख लिया और कहानी भी बहुत अच्छी बन गई, वहां पे एश्योर हो गए। अब क्या क्या कहानी लिख देने से, ठीक है, कहानी अच्छी होने से क्या फिल्म हो जाएगा, हम उसको उस कहानी को ले जाके हम पढ़ेंगे नहीं ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो कोई फिल्म का अनुभव करेगा नहीं होगा, तो ओके ओके। तो उसके बाद होता क्या है कि जो हम लिटरेचर लिखे हैं, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, एक तरह का लिटरेचर है ना, यस सर। ठीक है ओके। तो जो हमने लिटरेचर लिखा है, जो हमने लैंग्वेज के रूप में जो लिख के रख दिया है कॉपी में, हम उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें। क्यों सर ऐसा करना चाहेंगे, क्या जरूरत है, जब लिख दिए हैं ही, कॉपी में लिखी हुई बातें हैं, अब उसका पिक्चर क्यों ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। तो जैसे तो कहानी तो हम लोग अकबर बिरबल, ठीक है, बहुत लोग का कहानी हम लोग हिस्ट्री वगैरह स्कूल वगैरह में पढ़ते आए हैं, है ना, यस सर। ठीक है। तात्या टोपे क्या क्या बहुत सारा हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन पढ़ते थे भूल जाते थे, पढ़ते थे भूल जाते थे, कुछ याद रहता था कुछ भूल जाते थे, फिर पढ़ते थे, ये चलता। लेकिन उसके बाद अकबर बिरबल ये सब का बहुत सारा सीरियल आ गया, ठीक है। हम लोग बहुत सारा विक्रम बेताल की स्टोरी पढ़ते थे, ठीक है। वो जो कॉमिक्स वगैरह नंदन पराग ये सब कॉमिक्स जो आता था उसमें, ठीक है, या विक्रम बेताल की स्पेसिफिक मैगजीन भी आती थी उस समय, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग पढ़ते थे, ओके। लेकिन पढ़ते थे, याद रहता था उस समय, इंटरेस्ट आता था, याद रहता था, फिर भूल जाते थे, ठीक है, फिर पढ़ना पड़ता था, ओके। उसके बाद उसको क्या किया गया, उन्हीं चीजों को जो हम लोगों ने पढ़े थे उसके बाद उसको सीरियल बना के दिखाया गया ना, विक्रम बेताल करके सीरियल आया था, यस ठीक सर। है, चंद्रकांता करके सीरियल आया था, ठीक है। आप लोग बहुत पुरानी है, इधर नया नया सीरियल बहुत सारा आ गया, हालांकि नाम सुने होंगे, बीच में भी आया था, ठीक है, आई थिंक सुने होंगे ये सब नाम, सर नहीं सुना लगभग हुआ, देखे भी हैं। हाँ देखे भी है सुने भी है, ठीक है। जैसे हम लोग महाभारत रामायण ये सब किताबों में पढ़े, ठीक है, ओके। लेकिन महाभारत रामायण हम लोग
सीरियल मूवीज में भी देखें, ठीक है। तो हमने ये रियलाइज किया कि जिन बातों को हम पढ़े थे उन्हीं बातों का हम जब मूवीज या सीरियल हम जब देख रहे हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो सीरियल में, ठीक है, उस मूवीज में ज्यादा हो रही है। हम चीजों को ज्यादा समझ रहे हैं, ज्यादा चीजें मेरे दिमाग में स्टोर हो रही है, ठीक है। ओके, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो क्विक ऑब्जर्वेशन होता है। यानी किसी भी चीज का अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्विक ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। जैसे आप मार्केट घूमते हैं तो मार्केट घूमते हैं तो बहुत सारा आपको होर्डिंग दिखाई देता है। क्यों होर्डिंग दिखाई देता है? उस होर्डिंग पे क्या लिखा रहता है? लिखा थोड़ी रहता है, थोड़ा लिखा रहता है, बाकी पिक्चर बना रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कि सैमसंग ने एक नया फोन सैमसंग को लॉन्च करना है, ओके। अब उस सैमसंग ने उस फोन के बारे में आपको एक लिटरेचर लिख के बताया कि हम एक फोन लॉन्च करने वाले हैं सैमसंग, ठीक है, Z11 मान लीजिए, ओके। और इसमें क्वालकॉम के 5G प्रोसेसर होंगे, ठीक है। इसकी बनावट ऐसी होगी, इसका लंबाई इतना होगा, चौड़ाई इतना होगा, इसमें 6000 mAh की बैटरी होगी, इसका स्क्रीन ये होगा, एमोलेड स्क्रीन होगा, ठीक है। इसका पावर बटन लेफ्ट साइड में होगा, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन राइट साइड में होगा, ठीक है। डुअल स्पीकर होंगे, ओके। ऐसे मान लेते हैं लिख के आपको बता रहा है तो आप समझेंगे, लेकिन उस समझ के साथ साथ आपके दिमाग में वो जो सैमसंग Z11 जो कि एक नया फोन ये मान के चल रहा है, कोई ऐसा फोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो Z11 फोन जो सैमसंग की आने वाली है, ठीक है, इन बातों को पढ़ के आप अपने दिमाग में अलग अलग एक इमेजिनेशन आप बैठाने लगेंगे। आप अपने तरीके से बैठा लेंगे, आप अपने तरीके से बैठा लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में सैमसंग Z11 कैसा आएगा वो आप श्योर नहीं होंगे, क्योंकि पावर बटन आप इधर बोला तो आप मान लेंगे हो सकता है पावर बटन ऊपर में हो सकता है बीच में हो सकता है नीचे दिया हो, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिनेशन करने लगे। लेकिन उसी होर्डिंग पे सैमसंग जिस फोन को लॉन्च कर रही है उसका पिक्चर दे दे, ध्यान से समझिए, क्या दे दे? पिक्चर दे दे। और पिक्चर दे के बगल में लिख दे, ठीक है, 5G प्रोसेसर क्वालकॉम, ठीक है, 6000। तो अब क्या होगा? अब वो जो गलत सलत जो दिमाग में अलग अलग लोगों को अलग अलग जो इमेज बैठ रहा था वो नहीं बैठेगा। हमने देखा, हम एक ही बार में ऑब्जर्व कर गए, ओ दिस इज द न्यू फोन ऑफ सैमसंग, ठीक है। अब हम जब परचेज करने भी जाएंगे तो हमें वही फोन मिलेगा जो हमने उस होर्डिंग में देखा था, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही चल रहा है। यस सर, बात आप समझ गए हैं? यस तो सर। यस सर। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो चीजों को जल्दी समझने में मदद करता है, जल्दी समझने में मदद करता है, ठीक है। यही चीज जब हम एल्गोरिथम लिख दिए हैं तो हम एल्गोरिथम को और तेज तरीके से कैसे समझ जाएं, मतलब देखे समझ में आए और फास्ट हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जिन स्टेप्स को एल्गोरिथम में आपने लिखा है ना उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दें। अगर कर देंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि पिक्चर का मतलब तो मुझे पहले से पता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो दूसरा स्टेप्स था, दैट स्टेप्स इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, यस सर। ठीक है, ओके। यानी एल्गोरिथम जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? फ्लो फ्लो चार्ट, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और फ्लो चार्ट में आपको बताया जाता है, ठीक है, कि फ्लो चार्ट बहुत सारे आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करता है सर और फ्लो चार्ट के इन्हीं पिक्चर्स को यूज करके जो एल्गोरिथम में हमने स्टेप लिखा है उस स्टेप्स को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। यस सर। क्लियर? ओके। फ्लो चार्ट में बहुत सारा सिंबल्स आप यूज किए थे, आपको पता होगा कि एक सिंबल स्टार्ट स्टॉप का होता है, ठीक है। यस सर। यानी फ्लो चार्ट कहता है कि हम ही से शुरू कीजिए, इस पर्टिकुलर सिंबल से शुरू कीजिए किसी भी प्रॉब्लम के फ्लो चार्ट को, और इसी से क्या कर दीजिए, उसको क्लोज कर एंड, दीजिए, यस सर। ओके। सेकंड एक था पैरेललोग्राम, आपको बताया गया था। पैरेललोग्राम का इंपॉर्टेंस आपको बताया गया था कि पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे आप इनपुट और आउटपुट के सपोर्ट लिए, के लिए, ठीक है। इनपुट या आउटपुट के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पैरेललोग्राम का इस्तेमाल। यस सर। थर्ड वन इज रेक्टेंगल और स्क्वायर बॉक्स बताए थे, यस सर। ठीक है। उसका इस्तेमाल बताए थे कि अगर जहां पे भी प्रोसेसिंग पार्ट हो रहा है,
सिर्फ इनपुट आउटपुट हो या सभी तो जरूरी नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें तो प्रोसेसिंग भी होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब हो सकते हैं। तो जहां पे भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट प्रोसेसिंग से रेस्पॉन्स, जो भी स्टेटमेंट प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी स्टेप्स प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप किस में रखेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स में। उसके बाद आपको बताया गया था एक डायमंड बॉक्स बताया यस सर, गया था, डायमंड बॉक्स। जिसे यस सर। डिसीजन बॉक्स भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको डिसीजन मेकिंग बनाना है, इफेल्स का कंसेप्ट है आपके पास, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या लेना होगा? डिसीजन बॉक्स का डायमंड से। इस्तेमाल लेना होगा। यानी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल। यस सर। क्लियर? ओके। Yes, इसी में आपको एक लूप बॉक्स भी बताया गया। ओके। यस सर। लूप बॉक्स कुछ नहीं है, रेक्टेंगल बॉक्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो आप डिसीजन बॉक्स का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अगर फिक्स कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लूप बॉक्स में। लूप बॉक्स में। ठीक है, एवरीबॉडी, सब कोई, मैं जो बोल रहा हूँ सबके दिमाग में सेट हो रहा है? सब कोई समझ रहा है कि ना भी समझ रहा है? ये सब बताई हुई बातें हैं जो मैं फिर से बता रहा हूँ। यस सर, Yes. समझ में आ रहा है। ओके। तो लूप बॉक्स का इस्तेमाल है कि अगर हमारे पर्टिकुलर एल्गोरिथम में, ठीक है, कोई सर्टेन स्टेप्स है जिसे बार बार हमें रिपीट करना है, तो उस रिपीटेशन को, ठीक है, पिक्टोरियल रूप में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लूप बॉक्स का इस्तेमाल करते करते हैं। हैं। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने यूज किया था डेटा फ्लो लाइन, डी, ठीक है, DFL, डेटा फ्लो लाइन। यस सर। एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर में जिस क्रम में हमारा स्टेप्स बढ़ रहा है आगे की ओर, उस क्रम को, एक क्रम को दूसरे क्रम से जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटा डेटा फ्लो फ्लो लाइन। लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस जो सर। सीधी टेढ़ी कैसे भी हो सकती है। हम्म। ठीक है। ओके। लाइन है, लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, हमारी जरूरत के अनुसार उस फ्लो चार्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सिंबल आपको बताया गया था जिसे कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर। कनेक्टर। अमूमन किसी प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम के एल्गोरिथम के लिए जब हम फ्लो चार्टिंग करते हैं तो हो सकता है कि वो फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज में जाए, या हो सकता है वो पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाए। ठीक है। ओके। फ्यूचर में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि भाई पहले पेज और दूसरे पेज में जो फ्लो चार्ट है वो किसी एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड है या अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक पेज को दूसरे पेज से या एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कनेक्टर कनेक्टर का। का। क्लियर? यस क्लियर? सर। yes, sir. ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कनेक्टर का इस्तेमाल सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं, पेज को कनेक्ट करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर फ्लो लाइन की जगह पे भी अगर कहीं कहीं पे, ठीक है, अगर हम कनेक्टर यूज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, और ये सब भी आपको बताया गया। यस सर। ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि कहीं पे फ्लो लाइन आप में यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है फ्लो लाइन में ना जो पिक्चर है ना वो बड़ा गिचपिच हो जा रहा है, ठीक है, मतलब एक क्लैरिटी नहीं, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं बन पा रहा है। अगर हम इस जगह पे कनेक्टर लगा दें, ठीक है, तो ये पिक्चर भी है एकदम क्लियर रहेगा और एक क्लैरिटी आ जाएगी उस फ्लो चार्ट में। तो वहां पे आप फ्लो लाइन की जगह पे भी कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। तो जब आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए, जब आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए, तब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए, अब हम ये दोनों काम करने के बाद अब हम आराम से क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब थ्रू आउट हर एक प्रॉब्लम के लिए, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम के लिए, हर एक काम के लिए हम एल्गो सोचे, फ्लो चार्ट सोचे, और क्यू बेसिक, या हम सी पढ़ रहे हैं तो सी में प्रोग्राम लिखे, ये तीनों चीज करना तो यही चाहिए। लेकिन हम लोग नॉर्मली ये नहीं करते हैं, सीख लेते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी छोटे काम को हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के रूप में बना लेते हैं और सही भी हो जाता है। ठीक है।
तो भले आप कर लेते हैं या मैं कर देता हूं, पर ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को फॉलो करने के लिए हमें ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला एल्गोरिथम बनाना होगा, फ्लो चार्ट डिजाइन करना होगा, तब हमें कोडिंग करनी होगी। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। मतलब अगर हमें लग रहा है कि सर आप 3 नंबर का एवरेज का प्रोग्राम बोल रहे हैं बनाने के लिए, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा और क्यू बेसिक में बना दूंगा, क्या जरूरत है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखने का? मेरे दिमाग में है सर, एक बार बना देंगे सही भी हो जाएगा, वो भी जाता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंतर्गत जो 3 स्टेप्स बताए हैं, हम उसे इग्नोर करें। अगर हम किसी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, ठीक है, तो हमें ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना बढ़ना होगा। होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं, लेट्स कम टू द क्यू बेसिक। अब क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है? आप लोग में से कौन बताएंगे क्यू बेसिक के बारे में? बोलिए। हरिओम जी बोलिए आप ही। यस सर। क्यू सर बेसिक के बारे में। क्यू बेसिक इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज and it is a also high level language. वेरी गुड। Mm, the व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू बेसिक? quick beginner all purpose symbolic instruction code. एब्सोल्युटली राइट। किसका Yes, प्रोडक्ट sir. है? ये सर माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। क्या लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्यू बेसिक को इन्वेंट किया है? नो सर, जॉन मैकलिन और टॉम क्रूज ने सर। तो जॉन कैमनी, नॉट मैकनी, जॉन यस कैमनी सर। एंड टॉम कुर्ज। यस सर। तो जॉन कैमनी और टॉम कुर्ज ने क्या क्यू बेसिक इन्वेंट किया है? यस सर। सर नो नहीं, सर, बेसिक वो बेसिक इन्वेंट बेसिक की। लैंग्वेज उन्होंने इन्वेंट यस किया सर। है। यस सर। और इसको हायर किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यस सर। ठीक है, अडॉप्ट किया गया, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इस बेसिक को किस नाम से कन्वर्ट कर दिया? क्यू बेसिक। क्यू बेसिक के नाम से। यस सर। ठीक है, ऐसा दिस नहीं है, बेसिक आज सर, भी आपको मिल जाएगा, दिस बेसिक लैंग्वेज। आज भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जो बेसिक का जो पेटेंट था, वो अब पेटेंट पहले था जॉन केमनी टॉम कुर्ज के पास था, जो बाद में किसके पास आ गया? माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट के बाद। तो माइक्रोसॉफ्ट उसको क्यू बेसिक बनाया, बाद में उसको विंडो बेस्ड करके विजुअल बेसिक बनाया, उसी में बेसिक लैंग्वेज को भी यूज किया उसने। यस सर। ठीक है, ओके। और ये सर लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया था सर। लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। यस सर। यानी इसका इन्वेंशन का पर्पस था कि जो यूजर्स है वो वो सीख सकें। प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, यस। प्रोग्राम यस। लर्निंग भी पॉइंट से, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, इंटरप्रेटर का क्या मतलब है? सर इंटरप्रेटर सर ये इंस्ट्रक्शन की एक एक लाइन को सर कन्वर्ट करता है सर मशीन कोड में। एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। यस ठीक सर। है। अच्छा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अच्छा कौन है? सर फास्ट तो है कंपाइलर सर, लेकिन अभी भी सर इंटरप्रेटर का बहुत जगह यूज है सर। जैसे अगर क्लाइंट सर्वर में हम्म। सर, उस तरह में हमको इंटरप्रेटर ही वहाँ ठीक रहता है सर। और इंटरनेट में, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में इंटरनेट प्रोग्रामिंग में सर इंटरप्रेटर ही बेस्ट रहता है सर। बेस्ट रहता है। अच्छा। अच्छा, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में इंटरप्रेटर क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि प्रोग्राम तो रन करेगा ब्राउजर से, और ब्राउजर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। यस। ठीक है, ब्राउजर जो है इंटरप्रेटर बेस्ड, क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज को फॉलो करता है, वो सब इंटरप्रेटर बेस्ड पे काम करता है। यस ठीक है, सर। तो इसलिए अगर किसी आपके किसी लैंग्वेज को अगर इंटरनेट बेस्ड बनाना है, तो उसको तो इंटरप्रेटर ही बनाना होगा। कंपाइलर बनाइएगा, कॉम्पेटेबल नहीं होगा ब्राउजर के साथ। ठीक है। यस सर। और इंटरप्रेटर में सर कोई भी एरर सर हमको मतलब उसको रन करने से पहले ही सर पता चल जाता है, लेकिन उसमें सर कंपाइलर में रन करने के बाद सर एरर उसका दिखता है सर क्या है उसमें। चलिए, खुशबू, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज
फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज। किसको? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, एब्सोल्युटली राइट, गुड। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता था? या मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? दोनों दोनों एक ही चीज है। कैसे लिखा जाता था या मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? मशीन लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है और कंप्यूटर इन्वेंट ही उसी लैंग्वेज में किया गया। सर मशीन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता था कि कंप्यूटर सिर्फ और 0 और 1 को समझता था। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, लेकिन समय कुछ ज्यादा ले ली। ठीक है, सही है। ठीक है, लेट्स कम टू दी स्वाति गुप्ता। यस सर। ठीक है, अच्छा, क्या मशीन लैंग्वेज जब चल रहा था फर्स्ट जनरेशन में, तो क्या उस समय सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे थे क्या? क्या कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था? फर्स्ट जनरेशन में सर। फर्स्ट जनरेशन, यस। फर्स्ट जनरेशन में तो लैंग्वेज ग्रो अप कर ही रहे थे, लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, मशीन बन ही रहे थे सर। ऐसे तो मशीन लैंग्वेज को तो लो क्या, वेरी लो लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। यस सर। लो लेवल तो हम लोग एक्चुअली असेंबली को बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो लो लो लेवल लैंग्वेज हो गया, वेरी लो लेवल लैंग्वेज हो गया आपका मशीन लैंग्वेज। माय क्वेश्चन इज नॉट दैट, माय क्वेश्चन इज एक सिंपली ये था कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि क्या मशीन लैंग्वेज जब दिया गया होगा वर्ल्ड को कि भैया ये कंप्यूटर लो और इस कंप्यूटर से काम कराना है, तो तुम मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन राइट करो, दो इसको, ये काम करेगा। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर उस समय पॉपुलर हुआ होगा? पूरी दुनिया उसको यूज कर रही होगी? नहीं सर, पूरी नहीं कर पा रही थी। नहीं कर पा रही थी। ठीक है, यानी कि 0-1 में काम करना एक कॉमन यूजर के लिए, ठीक है, बहुत ही मुश्किल, था। चुनौती भरा काम। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स कम टू दी अभिषेक कुमार। सेकंड Yes, जनरेशन sir. लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं? सर असेंबली लैंग्वेज को सर। असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटर का कंसेप्ट कब से आया था? सर इसी सेकंड लेवल लैंग्वेज से ही क्या असेंबलर नाम आया। था उस ट्रांसलेटर का जो असेंबली लैंग्वेज में यूज किया गया था? असेंबलर। असेंबलर। ठीक है, यस सर। तो क्या असेंबली लैंग्वेज जो दिया गया, इसमें प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आसान हो गया? यस सर, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग आसान हो गया था। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग आसान हो गया, क्यों आसान हो गया? क्योंकि सर इसमें 0-1 के फॉर्म में नहीं, लेकिन मैनमोनिक कोड के बेस पे इस पे मतलब प्रोग्रामिंग किया जाता था। न्यूमेरिक कोड के बेस पे काम करते हैं, जिसे सिंबॉलिक भी कहा जाता है। यस सर। ठीक है, ओके, तो मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरेटिवली ये आसान हो गया, बिल्कुल सही। क्या आपके लिए ये आसान हो गया? नो सर। नो सर। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ आसान तो हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो अभी भी उतना आसान नहीं है कि इसमें इस लैंग्वेज को यूज करके धड़ल्ले से यूजर जो है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे, सबका काम होने लगे, सबका काम निकलने लगे। ऐसा नहीं हो रहा अभी भी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यस सर। सुहानी, थर्ड जनरेशन। सर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही। ट्रांसलेटर का कंसेप्ट इसमें हटा दिया गया था कि था? सर इसमें ट्रांसलेटर का कंसेप्ट हटा दिया गया था। हटा दिया गया था। सर हाई लेवल लैंग्वेज तो आ गया था। ट्रांसलेटर का कंसेप्ट था कि हटा दिया गया था? सर इससे हटा दिया गया था।
तुम लग रहा है पढ़ और नहीं रही हो क्या? सर एक मिनट रुके, फिर सेक्शन ये रिपीट कीजिए सर। क्वेश्चन पहले तो लग रहा था शुरू शुरू में तुम बड़ा ये कर रहे थे, जो पूछताछ खूब कर रहे थे, है? माय क्वेश्चन इज दैट कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तुमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा कि ट्रांसलेटर का कंसेप्ट रखा गया था कि हटा दिया गया था, तुमने कहा हटा दिया गया था। वहीं से रखा गया था। ट्रांसलेटर का कंसेप्ट हटा दिए तो इसका मतलब हाई लेवल फिर आ गया 0-1। हेलो सर। चलिए नेक्स्ट विष्णु गौतम है, ठीक है। मैं बाद में अगला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, ठीक है? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया करो, है ना? सब इधर उधर हो जाता है, जो हम लोग सीख लेते हैं पढ़ लेते हैं वही हम लोग के साथ चलते रहता है, कहीं भी जाएंगे वो चलता जाएगा, बाकी सब इधर उधर हो जाता है। कंफ्यूज हो गए थे। ना ना, तो वो भी ठीक करना है ना, कंफ्यूजन भी ठीक करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास लाएंगे। विष्णु गौतम, थर्ड जनरेशन के बारे में बताइए विष्णु जी। यस सर। सर हाई लेवल लैंग्वेज होता है जैसे सर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब। हाँ मतलब ट्रांसलेटर था थर्ड जनरेशन, है ना? यस सर। यस सर, ठीक। अच्छा अच्छा, हाई लेवल का क्या मतलब है? हाई लेवल वर्ड क्यों यूज किया गया? मतलब सेंटेंस क्यों यूज किया गया? हाई लेवल का कुछ मतलब होता है? यस वाई सर, उच्च स्तरीय का। उच्च स्तरीय? हम हिंदी में मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं उच्च स्तरीय, ठीक है? हम ये पूछ रहे हैं कि थर्ड जनरेशन में, ठीक है, जो लैंग्वेज आया उसको हाई लेवल कहा गया, क्यों हाई लेवल कहा गया? वाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज? ये हाई का सर कहने का क्या इसमें मतलब है? अरे उच्च स्तरीय तो है ही, क्योंकि सेकंड जनरेशन के बाद आया, तो सेकंड जनरेशन से उच्च स्तरीय है, वो तो है स्तर ऊंचा, ठीक है। लेकिन ये यस स्तर ऊंचा कैसे हुआ, किसके हिसाब ये से इसमें इसके? हम्म। सर इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होने लगा होगा। अरे भाई तो क्यों होने लगा? सर इसमें कोडिंग वगैरह। हाँ क्यों होने लगा? क्यों हम लोग इसको हाई लेवल का नाम देने लगे? जैसे इसके पहले तो सेकंड जनरेशन था, उसको तो हाई लेवल हम नहीं बोले। बहुत आसान सा क्वेश्चन, यस सर। सब बताया हुआ चीज है। अच्छा, आप लोग में से कौन बोलेगा इसके बारे में? यस सर। यस सर। हाँ हरिओम जी बोलेंगे, बोलिए। मैं आई सर। मैं आई हूँ अभिषेक। अभिषेक कुमार। यस सर। अच्छा बोलिए अभिषेक जी, आप ही बोलिए। क्योंकि सर इसमें कोडिंग करना बहुत आसान हो गया था। जैसे क्यों पहले का आसान जो हो दो गया था? लैंग्वेज पहले का जो दो लैंग्वेज था उसमें एक में 0 और 1 के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में किया जाता था कोडिंग, और ठीक, सेकंड जनरेशन के लैंग्वेज में नेमोनिक कोड यूज करके। वेरी गुड। और बाद में थर्ड जनरेशन हाई लेवल का लैंग्वेज आया, इसमें जो है बहुत कम कोडिंग करने पे बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर मतलब बन जाता था इस मैंने बहुत कम, मतलब मतलब। कोडिंग, यस सर। कोडिंग अभी भी लिखते कोडिंग थे बहुत लेकिन कम कम होता लिखना था। पड़ता था, और वो कोडिंग अभी भी 0-1 यस या न्यूमेरिक में लिखना पड़ता था। सर। यही मतलब समझे? नो सर, ये इट इज इंग्लिश 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 लाइक लाइक अच्छा, लैंग्वेज लैंग्वेज में था सर। सर। हाँ। यस सर। ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज। इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस राइट करने की फैसिलिटी दी गई, वो अब ना 0-1 में दिया गया, ना न्यूमेरिक में दिया गया, बल्कि हाई लेवल यानी इंग्लिश इंग्लिश। बेस्ड दिया गया। यस सर। यस सर, ठीक कॉमन है, लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश है, और इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस को रखने की इसमें कोशिश की गई। अब बिल्कुल हूबहू इंग्लिश तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, नो सर। लेकिन कुछ उसी तरीके से है। ओके, ठीक है। थर्ड जनरेशन एंड व्हाट इज द, क्या ये हरिओम कुमारी क्या ऊपर ऊपर कर रहे हो तुम? नथिंग सर, नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग। कभी कभी देख रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे फुफकारी मार रहे हो।
ये सब बाद में, पढ़ाई पर अभी कंसंट्रेट करो ना। ओके सर। ठीक है, ओके। तो थर्ड जनरेशन में दो तरह का ट्रांसलेटर है, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। थर्ड जनरेशन में इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, आप लोग में से कौन बताएगा? स्वाति? यस सर। गिव मी वन डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर स्लोली वर्क करता है, ठीक, उसके मुताबिक कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर बहुत फास्ट वर्क करता है। अच्छा, अब वो क्यों इंटरप्रेटर स्लो वर्क करता है, क्यों कंपाइलर फास्ट करता है, वजह? वजह ये है, इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है, तब वो हाँ, रिजल्ट। गुड, और फिर कंपाइलर एक पूरा पैसेज को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके वो देता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आया दो और जनरेशन हुए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में बदल गया, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में बदल गया, यानी अप्रोच बदल गया प्रोग्रामिंग का, क्या थर्ड जनरेशन भी फोर्थ जनरेशन में बदल गया? सर बदला तो कुछ मेरे मतलब इसमें क्वेश्चन को पहले अगर नहीं समझे हैं तो 2-3 बार हमसे पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन 0-1 इंस्ट्रक्शन, सेकंड जनरेशन में बदल गया, 0-1 हट गया, वहां पे न्यूमेरिक आ गया, सिंबॉलिक आ गया, आ गया? यस सर। यस सर। सेकंड जनरेशन जो सिंबॉलिक था, थर्ड जनरेशन बदल गया, वहां पे अब अंग्रेजी वर्ड्स आ गए, इंग्लिश वर्ड्स आ गए, यस सर। ठीक है, यानी अब इंग्लिश की फैसिलिटी आ गई जो नहीं था सेकंड जनरेशन तक। ओके, अब थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन आया, तो क्या थर्ड जनरेशन जो इंग्लिश बेस्ड था वो हट गया? नो सर। नो, नो सर, वही है। वही है सर। वही रहा, कंटिन्यू ठीक है, मतलब वो रिपीट होता चला गया। लेकिन उसमें सर और सारा कॉन्सेप्ट जुड़ गए। इसमें रोहित कुमार, कृष्णा कुमार, ये सब लोग कैमरा आप लोग क्यों नहीं ऑन करते हैं जी? देखिए, बिल्कुल आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन रखिए, क्वेश्चन आएगा जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहले तो डर को भगाइए, डर भगाइएगा तो ही कुछ समझ में आएगा, है ना? ओके, तो फोर्थ जनरेशन, रोहित कुमार इसमें है, मिस्टर रोहित कुमार? यस सर। हाँ जी, फोर्थ जनरेशन के बारे में बताइए। अभी आया ये कि थर्ड जनरेशन का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हटाया नहीं गया था, बल्कि फोर्थ जनरेशन में भी वही रहा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन? So we can say that थर्ड जनरेशन में सर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज चल रहा था, और वहीं से एक- फोर्थ जनरेशन में नॉन प्रोसीड्यूरल आया। यहाँ सर थर्ड जनरेशन में कैसे करना, नॉन प्रोसीड्यूरल का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रोसीजर का कंसेप्ट ही नहीं होगा। ये सर यहाँ पे सर ये है कि सर थर्ड जनरेशन में हमको ये डिफाइन करना पड़ता था कि क्या करना मिस्टर है, रोहित कैसे कुमार, करना। पहले तो ये बता देते हैं कि नॉन प्रोसीड्यूरल आप जो वर्ड यूज किए हैं, ये आपको वर्ड हमने कभी भी बताते समय वर्ड ये इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं ना किया है, ये आप अपने तरफ No, से sir. बोल रहे, तो Sir. आप इसे नॉन प्रोसीड्यूरल ना बोलेंगे। थर्ड जनरेशन में एक प्रोसीड्यूरल स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए, और फोर्थ जनरेशन में एक नया स्टाइल और दिया गया जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। यस सर। ठीक है, प्रोसीड्यूरल का कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब Yes, sir. ये इम्प्लीमेंट हो गया है किसके जरिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जरिए। यस सर। ठीक है, यानी थर्ड में भी आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ में भी जो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन प्रोसीड्यूरल डायरेक्ट बोलना, दिस इज नॉट अ ओके, ठीक है। तो आप बोलिए नॉन प्रोसीड्यूरल की जगह पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दीजिए। चलिए सीधा देखिए, Yes, उधर sir. इधर मत देखिए।
वहीं से DBMS आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, DBMS का कंसेप्ट आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, और क्या कंसेप्ट दिया गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिल गया, और इंटरनेट सर। प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट इसमें आ गया था। यस सर। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो एआई का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोई नया, भले आज आपको लगता है कि सारा काम एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सारा काम आज के डेट में बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज ही सोचा जा रहा है, आज से 20 साल पहले भी ये सोचा जा रहा है। ठीक है, यस सर, लेकिन स्किल वो नहीं था जो आज है। यस सर। ठीक है, तो उस समय की जरूरत के हिसाब से लैंग्वेजेस उसके अनुसार दिए जा रहे थे। आज जो लैंग्वेज हमको मिल रहे हैं आज की जरूरत के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, ओके। 5th जनरेशन हम लोग किसको कहते हैं? हु कैन टेल मी 5th जनरेशन? यस सर। अरुण कुमार बताइए 5th जनरेशन के बारे में। 5th जनरेशन को हाई लेवल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलेंगे सर। बोलेंगे, ठीक। तो 5th जनरेशन तो 4th जनरेशन के बाद आया है। यस सर। तो इसका मतलब है कि 4th जनरेशन के तो सारे फीचर्स 5th जनरेशन में होंगे। यस सर। ओके, तो अगर 5th इसके जनरेशन साथ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंतर्गत हम रख सके। कोई पूछेगा कि ऐसे कौन सा आप प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम को आप देखेंगे जो आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप फोन वगैरह में यूज करते हैं, वो सब बहुत सारे चीज आप सोच सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फेस रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वॉइस रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आजकल कहीं कहीं पे एयरपोर्ट वगैरह पे जाइएगा तो आई का जो रेटिना होता है उसका भी रिकॉग्निशन किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, कोई मशीन, कोई कंप्यूटर, कोई रोबोट साइकिल चला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, कार अपने आप चल रही है, ड्राइवरलेस कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको यूट्यूब में बहुत सारी ऐसे मिल जाएगी, और फ्यूचर यही है, यही सब है फ्यूचर। चाहे ये 10 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, फ्यूचर यही है जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, आपका कार पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। ठीक है, उस कार को आप अपने घर का लोकेशन बताएं, आप अपने ऑफिस का लोकेशन सेट कर दें, जो आप किसी भी मोबाइल डिवाइस, टैब डिवाइस, जो भी डिवाइस है, आप उससे उसको सेट कर देते हैं, उसको बता देते हैं। ठीक है, अगर आप घर पे हैं और ऑफिस का लोकेशन देते हैं तो आपके घर से निकलेगा और आपके ऑफिस तक पहुंचा देगा बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, उसको पता है कहाँ भीड़ है, कहाँ रुकना है, कहाँ गियर चेंज करना है। ठीक है, कहाँ पे सिग्नल रेड है, कहाँ पे सिग्नल ग्रीन है, कहाँ पे येलो है, वो सारे चीज को, कहाँ जेब्रा क्रॉस है, वो सारा चीज वो फॉलो करेगा। सर ये तो का प्रोग्रामिंग की तरफ फॉलो करेगा ना सर, जैसे लिख के देगा। हाँ, जैसे प्रोग्राम करेंगे उसी तरह वो फॉलो करेगा सर। हाँ, जैसे प्रोग्राम कीजिएगा वैसे ही ना फॉलो करेगा। गलत प्रोग्राम कर दीजिएगा तो गलत फॉलो करने लगेगा। ठीक है, और यही तो गलती ना हो इसके लिए शुरू शुरू में एल्गोरिथम बना बना के चेक कर लिया जाता है, इसीलिए तो बता रहे थे ताकि हमसे गलती ना हो। अब मान लेते हैं कि उसको कह दें कि ग्रीन पे रुक जाओ और रेड पे स्टार्ट हो जाओ, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, जैसे Yes, रेड sir. होगा वो Yes, स्टार्ट sir. हो जाएगा। जा रहा है, ग्रीन मिलेगा तो रुक जाएगा, तब तो पीछे से कोई आएगा ठोक देगा।
समझ गए? यस सर। यस ठीक है, सर। तो है तो प्रोग्रामिंग, सब तो प्रोग्रामिंग ही करना है ना? तो प्रोग्रामिंग करना है तो भाई प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर कार को ड्राइव कराना है तो कार के ड्राइव करने के लिए जो सही प्रोग्रामिंग होगा वही ना लिखेंगे, जो सही तरीका होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। ठीक है, हम उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में यही ना लिखेंगे कि भाई अगर ट्रैफिक में जाओ और तुम्हें रेड सिग्नल मिले तो तुम क्या हो जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। ठीक है, और जैसे ही ग्रीन मिले, ठीक है, तुम स्टार्ट हो जाओ, स्पीड में चलो। येलो मिले, स्पीड को क्या कर लो, स्लो कर लो, मतलब 20 किलोमीटर पे कर लो, 10 किलोमीटर पे कर लो, व्हाटएवर जो भी है। क्लियर? तो हम उसको सही इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ना वो सही काम करेगा। क्लियर हो गया मिस्टर? किसका क्वेश्चन था? आयुष का? यस सर। ठीक है, चलिए ओके, यहां तक हो गया। लेट्स कम टू दी वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग में। ये हो गया था क्या? ये हम लोग कर लिए थे रिवीजन, वेरिएबल कांस्टेंट ये सब नो अभी सर। नहीं किए थे सर। नहीं हुआ था। अच्छा चलिए, आज